नमस्कार साथियों, सीरीज ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सामान्य ज्ञान। जी हाँ, महामैराथन हम इस वीडियो में देखेंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वो चीज़ जानेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो साथी नए होंगे भाई सब्सक्राइब कर लेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सभी वर्गों के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी है। चलिए एक एक करके हम डिटेल से चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ का विभिन्न जो कालों के नाम हैं, देखो छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण की मैं यहाँ पर बात करूँ, कौन से काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था। देखो, रामायण काल में दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। महाभारत काल में कौशल या प्रकौशल के नाम से जानते हैं। गुप्त काल में कौशल या दक्षिणापथ के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। मुगल काल में रतनपुर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था हमारा छत्तीसगढ़, और ब्रिटिश काल में महाकौशल कनिंघम के नाम से ये प्रसिद्ध था। तो ये नामकरण है जो कि विभिन्न काल के हिसाब से छत्तीसगढ़ को बोला जाता था साथियों। अब इनके नामकरण के आधार की बात करें, कैसे इनका नामकरण हुआ, इनकी अनेकों मान्यता है। देखो, आम मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ है और इसी की वजह से हमारे प्रदेश को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। बेगलर के अनुसार 36 घर से, देखो 36 घर से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। और बिहार की जनश्रुति का कहना है कि 36 घर से छत्तीसगढ़ जरासंघ के समय 36 चर्मकार परिवारों की वजह से हमारे प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। हीरा लाल के अनुसार कलचुरी या चेदी वंश के कारण ही चेतीसगढ़ से इसका जो नाम है छत्तीसगढ़ हुआ। इस तरह से छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है अनेकों शिक्षाविदों ने अपने तरीके से पढ़ा है और उसी को ही बताया है। राज्य की गठन की मैं बात करूं कि राज्य का गठन हुआ कैसे। देखो, तिथि क्रम के आधार पर बात करें, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद 1862 में सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ संभाग बना था। फिर इसकी जो रूपरेखा है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ की जो रूपरेखा है 1918 में प्रस्तुत की थी। उसके बाद में रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक राज्य की मांग किया गया। फिर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में राजनांदगांव अध्यक्ष था में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर खूबचंद जी बघेल। ठीक है भाई, इस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थापना जो नामकरण है हम कह सकते हैं यहाँ पर राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, अब राज्य की गठन देख सकते हो यहाँ पर अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत राज्य का गठन हुआ। और इस समय 25 अक्टूबर 1999 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख है। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में ये पारित भी हो गया, अर्थात 5 दिनों में ये पारित हो गया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमोदन दिया गया। उसके बाद साथियों देखो, अब राज्य 1 नवंबर, देखो आप सभी जान रहे हैं भाई 1 नवंबर को राज्य का गठन हुआ है। अब गठन के समय प्रशासनिक इकाइयों की मैं बात करूं तो देखिए, उस समय केवल 3 ही संभाग हुआ करते थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जिसमें आपका रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये 3 ही संभाग जो है फेमस थे और कुल 16 जिला ही हुआ करता था। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय केवल 16 जिले थे और 3 संभाग तथा 98 तहसील थे। गठन के समय कौन पदाधिकारी थे तो देख सकते हैं आप, उस समय KR नारायण राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी गठन के समय गृह मंत्री थे। जब लोकसभा में पेश हुआ तो गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा, ठीक है, ये लोकसभा में पेश हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। ठीक है,
ये सामान्य सी इन्फॉर्मेशन है भाई, सभी को आप याद रखेंगे। राज्य की प्रतीक की मैं बात करूं तो आप सभी साथी इससे अवगत भी हैं। राजकीय पक्षी है बस्तर की पहाड़ी मैना के नाम से है। राजकीय पशु वन भैंसा है। राजकीय वृक्ष की मैं बात करूं तो साल या सरई को राजकीय वृक्ष बोलते हैं। राजधानी अटल नगर नया रायपुर है वर्तमान में, और इसकी जो राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, जो कि 11 जुलाई 2008 से ये लागू है। ठीक है भाई, अब हम इसके बाद बात करें राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखो, छत्तीसगढ़ों का जो प्रतीक है विकास की अदम आकांक्षा का प्रतीक गोलाकार एक चिन्ह होता है ना भाई। किलो का हरा रंग वन एवं नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। धान की जो बालियां हैं, जो हमारा प्रतीक चिन्ह है ना छत्तीसगढ़ का, उसकी सभी की विशेषताएं बताई गई हैं। धान की बालियां, राज्य की प्रमुख फसल धान होने की वजह से उसमें धान की बालियां रखी गई है। वज्र जो है विद्युत के संकेत है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है भरपूर ऊर्जा का भंडार है। और नारंगी सफेद हरी रेखाएं नदियों का प्रतीक है। ठीक है साथियों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति है। 17 अंश 46 कला से 24 अंश 5 कला उत्तरी अक्षांश है। 88 जो 80 डिग्री 15 कला से 84 डिग्री 24 कला पूर्वी देशांतर है भाई। ठीक है, ऐसे ही उत्तरी देखिए, ये उत्तरी दक्षिण लंबाई की मैं बात करूँ 700 किलोमीटर अक्षांश से आधार पर, और पूर्वी पश्चिम 435 किलोमीटर देशांतर के आधार पर है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ की ये भौगोलिक स्थिति हो गई। छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि जनगणना 2011 के हिसाब से है। देश के क्षेत्रफल का 4.11% है जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 10वां नंबर में आता है। राज्य का आकार सी हॉर्स मछली के समान है। ठीक है भाई, राज्य के आकार सी हॉर्स मछली के समान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखें। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के 3 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है भाई, हमारे प्रदेश में जो कर्क रेखा है वह उत्तरीय भाग में 3 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर रामानुजगंज जिला शामिल है। मैं बात करूं सीमावर्ती राज्य की कि कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को छूती है, तो छत्तीसगढ़ के 18 जिलों की सीमा रेखाओं को कुल 7 राज्य छूती है। अर्थात छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी राज्य को यदि सीमा रेखा जो छूती है तो 7 राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बलरामपुर को छूती है, झारखंड राज्य जसपुर बलरामपुर को छूती है, उड़ीसा राज्य जसपुर रायगढ़ महासमुंद गरियाबंद धमतरी कोंडागांव बस्तर और सुकमा को छूती है। वैसे ही आपका आंध्र प्रदेश सुकमा को छूती है, तेलंगाना सुकमा और बीजापुर को छूती है। वैसे ही आपका महाराष्ट्र जो है बीजापुर नारायणपुर को छूती है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश जो राज्य है राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले को छूती है। इस तरह से मैं कुल राज्य की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 7 राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा रेखाओं को छूती है। भाई याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के रहे हैं भाई अजीत जोगी, जो कि 1/11/2000 से 5/12/2003 तक रहे। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में। उसके बाद में वर्तमान में श्री भूपेश बघेल जी 17/12/2018 से निरंतर अभी बने हुए हैं। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के न्यायपालिका की।
तो छत्तीसगढ़ की न्यायपालिका की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, जिसकी क्रमांक देश का 19वां उच्चतम न्यायालय है, जिनकी स्थापना देखो 1 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। ये जो भवन है वर्तमान में बोदरी बिलासपुर में संचालित है। ठीक है साथियों, बात करें प्रशासनिक इकाइयों की तो वर्तमान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले भले ही 3 संभाग हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में 5 संभाग हो गए हैं और जिलों की संख्या 27 थी, जो अब बढ़ करके 33 या 34 जिले हो गए हैं भाई हमारे प्रदेश में। ठीक है भाई, तहसील विकास खंड सभी बढ़ गए हैं, तो अपडेटेड रूप आप देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब ये संभागों की संख्या की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप सभी जान रहे हैं रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, ये 5 संभाग जो है छत्तीसगढ़ में है। यहाँ की जलवायु पर भी हम एक नज़र डाल सकते हैं साथियों। तो भारत की जो जलवायु की मैं बात करूं तो भारत में देख सकते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, मानसूनी या उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। देखो, छत्तीसगढ़ में ऋतुओं की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु भी होती है। और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान यदि पूछा जाए तो अंबिकापुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है। छत्तीसगढ़ की शिमला मैनपाट को कहते हैं, याद रखेंगे भाई। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहते हैं और छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना जिला जसपुर को कहा जाता है भाई, याद रखें, ये शीत ऋतु से जुड़ा हुआ तथ्य है। बात करूं मैं ग्रीष्म ऋतु की तो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका हमारा जांजगीर चांपा है, रायगढ़ और बिलासपुर है। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा आता है और सबसे गर्म महीना मई होती है। ठीक है भाई, ठीक है, सबसे गर्म महीना मई है। द्वितीय ग्रीष्म की अवधि अक्टूबर में आ जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा की मैं बात करूं तो वर्षा ऋतु की जो अवधि है 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त में हमारे प्रदेश में होती है। ठीक है भाई, वर्षा की प्रकृति की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। यहाँ पर औसत वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला जसपुर है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर वनों की अधिकता होती है साथियों, वहाँ आपको वर्षा अच्छा ही मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की मैं बात करूं तो जसपुर, देखो अबुझमाड़ एरिया में ये जो सर्वाधिक क्षेत्र है जहां वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला तहसील की मैं बात करूं भानु प्रतापपुर, जो कि कांकेर में है। जहां सबसे कम वर्षा कवर्धा अर्थात कबीरधाम में होती है। ठीक है, इसके पीछे क्या वजह है? बिलासपुर के क्षेत्र मैकल श्रेणी के कारण यहाँ पर जो कम वर्षा है वो आपको देखने को मिलती है। अब मैं बात करूं यहाँ पर मिट्टी की तो साथियों छत्तीसगढ़ में 5 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है भाई, आपके जो सिलेबस छत्तीसगढ़ में जो जो चीज़ें हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को आपको बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें देख सकते हो यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी मिलेंगी, जो कि रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के आसपास आपको देखने को मिलता है। लाल रेतीली मिट्टी भी मिलता है, जो कि आपके ये दंडकारण्य पठार के आसपास मिलती है। लेटराइट मिट्टी की यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों, तो जो लेटराइट मिट्टी है वह सरगुजा तथा दुर्ग संभाग के आसपास मिलती है। उसके बाद काली मिट्टी की मैं यहाँ बात करूँ, जिन्हें कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है, इनका स्थानीय नाम है। ठीक है भाई, कन्हार मिट्टी इसका स्थानीय नाम है और ये जो है आपका बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, राजिम जैसे इलाकों में ये मिट्टी जो है पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी की बात करो तो ये धान के लिए बहुत ही उपयोगी है। बस्तर, दंतेवाड़ा एरिया में ये मिलता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अपवाह तंत्र की मैं बात करूं, नदी नालों की मैं बात करूं तो महानदी अपवाह तंत्र सबसे पहले आता है भाई। ठीक है, चलो महानदी का जो अपवाह तंत्र है, ठीक है भाई, अब महानदी का उद्गम स्थल की मैं बात करूं तो सिहावा पर्वत महानदी का उद्गम स्थल है। ठीक है,
अब ये सिहावा पर्वत जो है जिला धमतरी से है। ठीक है भाई, ये सिहावा पर्वत से निकलता है महानदी और बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में जाकर मिल जाती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे मिला हुआ और प्रमुख जो नदियां हैं जिसमें महानदी, शिवनाथ नदी, हंसदो नदी, माड़, इब, मनियारी, अरपा, खारोंजोंक, पैरीकेलो, दूध नदी और लीलागर नदी शामिल है, जो कहीं न कहीं इनके जुड़ी हुई प्रमुख नदियां भी है। उसके बाद में आता है हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र, जो कि आपका बस्तर संभाग के आसपास के इलाकों में आता है। इसके अंतर्गत प्रमुख नदियां आती इंद्रावती, सबरी, शंखनी, डंकनी नदी, बाघ नदी और नारंगी कोठरी नदी आता है। गंगा अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत आपका रिहंद नदी, कन्हार आदि गंगा की सहायक नदी है, जिसमें सोन नदी में जो आके मिल जाती है। ठीक है भाई, तो ये प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा अपवाह तंत्र की मैं बात करूँ तो ये जिला कवर्धा राजनांदगांव में है। ठीक है, इसके प्रमुख जो नदी है बंजर तांडा, जो नाम से फेमस नदी है। ठीक है भाई, अब देखो नदी और नदी तट अर्थात कौन से जिले में कौन सा नदी है मैं बात करूं, इसको भी आपको जानना उचित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रायपुर में खारून नदी है, बिलासपुर में अरपा नदी है, दुर्ग में शिवनाथ नदी है, राजनांदगांव में भी आपका शिवनाथ नदी है, जगदलपुर में इंद्रावती नदी, चांपा में हंसदेव नदी है, कोरबा में भी हंसदेव नदी है, रायगढ़ में केलो नदी है, कांकेर में दूध नदी, कोंडागांव में नारंगी और कोंटा में सबरी नदी है। ऐसे ही साथियों मैं बात करूं यहाँ पर दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी संगम है, शिवनारायण में महानदी है और राजिम में महानदी पैरी एवं सोढ़ुर नदी का संगम है। ठीक है, चलिए अब बात करें इसमें विविध की, तो विविध की हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा आपका इंद्रावती को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है और राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। सबसे सहायक नदी भी आपका शिवनाथ नदी है। ठीक है भाई, महानदी की एक झलक हम डाल लेते हैं इस वीडियो में। तो महानदी की लंबाई की मैं बात करूं तो 851 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है इनकी लंबाई। इसका नाम है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है महानदी को, छत्तीसगढ़ की गंगा भी महानदी को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम की मैं बात करूं कि महानदी का पहले क्या नाम था प्राचीन समय में, तो सतयुग में इसको नीलोत्पला नदी के नाम से जाना जाता था। चित्रोत्पला, कनक नंदनी और महानंदा के नाम से भी महानदी प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, अब हम बात करें यहाँ पर कृषि से संबंधित फैक्ट की, कृषि से संबंधित चीज़ों की। देखो हम पूरा मैराथन लाए हैं, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको साझा करने वाले हैं। साथियों, कृषि संबंधी तथ्य की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जो आबादी है, जनसंख्या, ठीक है, कृषि पर निर्भर है, अर्थात कृषि आधारित जो उद्योग धंधा है उस पर आश्रित है। और छत्तीसगढ़ के लगभग 51.6% भाग में कृषि कार्य किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुख्यतः धान का फसल होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में धान की प्रमुखता के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि शामिल होते हैं। यहाँ प्रदेश की फसलों की बात करें तो धान प्रमुख है, लेकिन मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि फसलें भी यहाँ पर बोई जाती है। शीर्ष 3 उत्पादक जिलों की मैं बात करूँ 30 जून 2017 की स्थिति में भाई, तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं यहाँ पर धान की खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो धान की खेती है जांजगीर जिले में होती है, उसके बाद धमतरी, फिर रायपुर जिले में। मूंगफली की बात करें तो सबसे ज़्यादा रायगढ़ में मूंगफली होता है, उसके बाद जसपुर, फिर महासमुंद में होता है। अन्य फसल की मैं बात करूं, गेहूं की बात करूं तो अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रमुखतः आपको जिसको याद रखना है वो है धान की फसल, जो कि सबसे ज़्यादा जांजगीर में होता है, फिर धमतरी, उसके बाद रायपुर जिले में। अब बात कर लें हम कुछ वन्य जीवों के संबंध में, तो देख सकते हैं साथियों, राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात करूँ तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, जिसका क्षेत्रफल 2799 है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सूरजपुर कोरिया में है, 1441 वर्ग किलोमीटर है।
कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है जो कि 200 वर्ग किलोमीटर इनकी क्षेत्रफल है। ऐसे ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पर तमोर पिंगला जो कि सूरजपुर में है 608 वर्ग किलोमीटर। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो सूरजपुर में है। उसके बाद सीता नदी धमतरी है जो कि 559 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, याद रखेंगे। अचानकपुर मुंगेली में है। सेमरसोत बलरामपुर में है। और भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा में है। और प्रदेश का सबसे नया अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ में है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में है। वारन्नापार अभ्यारण्य बलौदाबाजार में है। उदयंती अभ्यारण्य जो है आपका गरियाबंद जिले में है। और भैरमपुर अभ्यारण्य बीजापुर में है। बादल खोल अभ्यारण्य जसपुर में है। और प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादल खोल अभ्यारण्य है साथियों, याद रखेंगे भाई। और प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तैमूर पिंगला है जो सूरजपुर में है, ठीक है। बादल खोल जसपुर में है। अब छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के लिए छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी साथी जान रहे हैं। CSPGCL छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की जो क्षमता की यहाँ पर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर स्थापित है, बहुत सारा है, ठीक है। ताप विद्युत गृह 3280 मेगावाट है, जिसमें अलग अलग कोरबा में है, ठीक है। कोरबा में कई सारे हैं जिसमें देख सकते हैं हसदेव है, कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है, पश्चिम है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा जो है वो भी है 1000 वाट का, ठीक है। जल विद्युत गृह, ये ताप विद्युत गृह है, साथ ही साथ जल विद्युत गृह भी है, उत्पादन संयंत्र भी है, NTPC कंपनी भी है जो कि कोरबा और बिलासपुर एरिया में संचालित है, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों खनिज की तो 2016-17 में पेट्रोलियम गैस गौण खनिजों को छोड़कर छत्तीसगढ़ देखो खनिज उत्पादन मुख्य जो मूल्य की दृष्टि से लगभग 15.5% योगदान के साथ देश के राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है दूसरा स्थान है, अर्थात छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है हमारे पूरे देश में, ठीक है। पहला राज्य है उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ आता है। खनिज भंडार की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य में से एक है। राज्य में 28 मुख्य प्रकार के खनिजों का भंडारण है, जिसमें 20 प्रकार के खनिजों का खनन विपणन किया जाता है। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से ही छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तृतीय स्थान है। खनिज की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर आता है। देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा की मैं बात करूं साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। कोयले की मैं बात करूं तो 21.16% कोयला है जो कि देश में पहला स्थान है, अर्थात छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, भारत भर में प्रथम स्थान पर है। लौह अयस्क 16.17% के साथ दूसरा स्थान है देश में। 100% टीन हमारे ही यहाँ पाया जाता है, अन्य राज्यों में नहीं मिलता, ये पहला स्थान है देश में। बॉक्साइट जो है 7.92% होता है जो कि चौथा स्थान है हमारे देश में। और चूना का पत्थर 10.19% होता है जो कि चौथा स्थान है हमारे देश में। मुख्यतः खनिज उत्पादक जिले की मैं बात करूं साथियों यहाँ पर तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपका कोरबा, लौह अयस्क के लिए दंतेवाड़ा, चूना पत्थर के लिए बलौदाबाजार, डोलोमाइट के लिए बिलासपुर, बॉक्साइट के लिए सरगुजा और टीन के लिए दंतेवाड़ा फेमस है। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मुख्य खनिज उत्पादक क्षेत्र, ठीक है भाई। कोयले की मैं बात करूँ यहाँ पर साथियों तो आपका अनुमानित जो भंडार है देख सकते हैं यहाँ पर 56,036 मिलियन टन कोयला का यहाँ पर भंडार है। और देश के भंडार का 18.15% भंडारण देश में तीसरा स्थान है। देश में उत्पादन का 21.6% कोयले का जो उत्पादन है वो होता है भाई, ठीक है। तो इतना कोयले का जो उत्पादन है होता है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद मैं बात करूं लौह अयस्क की तो अनुमानित जो भंडार है 4031 मिलियन टन लौह अयस्क हमारे यहाँ मिलता है।
जो कि देश के भंडार का 19.59% है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर शैल समूह की बात करें तो धारवाड़ होता है और हेमेटाइट जो है लौह अयस्क यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसे ही बॉक्साइट जो है गरियाबंद में होता है, देख सकते हो यहाँ पर। हीरा की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, सॉरी। देखो हीरा कहाँ मिलता है, तो गरियाबंद जिले में हीरा की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे कहाँ कहाँ क्या मिलता है, तो गरियाबंद जिले में आपका हीरा मिलता है। और सोना की प्राप्ति बलौदा बाजार सोना खान क्षेत्र के आसपास आपका सोना मिलता है। कांकेर, महासमुंद, जसपुर, रायगढ़ के आसपास भी सोना मिलता है। नदियाँ सबरी नदी, इब, अमोर नदी इत्यादि है। यहाँ मैं बात करूँ बॉक्साइट की, तो आप देख रहे हो सरगुजा, मैनपाट के आसपास, बलरामपुर, जसपुर, कवर्धा में बॉक्साइट मिलता है भाई। चूना पत्थर रायपुर के तिल्दा, मांडूर, मांडर, बैकुंठ के आसपास, भाटापारा के आसपास भी आपको चूने का पत्थर मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे भाई। डोलोमाइट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो डोलोमाइट जो है आपका हिर्री माइंस क्षेत्र, बिलासपुर के आसपास, बस्तर, जांजगीर चांपा के बाराद्वार, डभरा, अकलतरा के आसपास के इलाकों में आपका डोलोमाइट मिलता है। ठीक है भाई। यूरेनियम की भी प्राप्ति प्रदेश में है, देख सकते हो यहाँ पर यूरेनियम सूरजपुर, प्रतापपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, दंतेवाड़ा में आपका यूरेनियम भी मिलता है। ठीक है साथियों। प्रदेश के प्रमुख उद्योग की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है लौह इस्पात उद्योग भी है प्रदेश में जो संचालित है। ठीक है ना। तो प्रदेश में जो लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है भाई, तो आधारभूत उद्योग है जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके पेपर में आते हैं। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसमें 1959 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग की मैं बात करूं तो प्रदेश में 9 बड़े और 12 छोटे सीमेंट के उद्योग संचालित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यूरेनियम उद्योग की, तो यूरेनियम भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको बाल्को के नाम से हम जाने जाते हैं, जो कि कोरबा में है। ठीक है साथियों, यहाँ भी आपका एल्यूमिनियम के उद्योग हैं। जूट उद्योग या जूट मिल जो हम कहते हैं, ठीक है, रायगढ़ मोहन जूट मिल के नाम से प्रसिद्ध है। यह बंद था जिसे पुनः चालू कराया गया है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो औद्योगिक विकास पार्क की मैं बात करूं तो बहुत सारे पार्क है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। सड़क परिवहन की मैं बात करूं तो कुल संख्या जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की 19 है, जिसकी कुल लंबाई 3510 किलोमीटर है। और सबसे लंबा राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 जो है 637 है। और सबसे छोटा राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 ये 12 किलोमीटर है। ठीक है भाई, राजमार्ग की जानकारी है। रेल परिवहन की मैं बात करूं यहाँ पर तो प्रथम रेल लाइन जो है 27 नवंबर 1888 ईस्वी में नागपुर से राजनांदगांव तक चली है। ठीक है, रेल मार्ग की जो लंबाई लगभग 1196 किलोमीटर। सबसे पुराना जो रेल मंडल है 1900 ईस्वी में बिलासपुर का जो रेल मंडल है। ठीक है भाई, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, क्रमांक 16वां जोन है ये। ठीक है, वायु परिवहन की मैं बात करूं तो रायपुर एयरपोर्ट नाम है विवेकानंद राष्ट्रीय विमानतल, माना रायपुर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, नियमित हवाई उड़ान की सुविधा वाला राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट है भाई। अब राज्य में कितनी हवाई पट्टियां हैं रायपुर, बिलासपुर, जसपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और सारंगगढ़ में हवाई पट्टियां स्थापित है भाई। इसके अलावा भिलाई, नंदिनी, कोरबा और रायगढ़ में हैं। ठीक है, जल परिवहन की मैं बात करूं यहाँ पर नदी के मार्ग है कोंटा से तेलंगाना के कुनावरम तक। ठीक है भाई, नदी है सबरी नदी से नियमित जल परिवहन भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी। देख सकते हैं जनसंचार रेडियो दूरदर्शन की मैं बात करूं तो रेडियो की मैं पहले बात करूं तो प्रथम जो आकाशवाणी केंद्र रायपुर में स्थापित किया गया था, ये कब स्थापना हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1963 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। दूरदर्शन जो है प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र है रायपुर में है। स्थापना का वर्ष 1977-78 में हुआ था। दूरदर्शन स्टूडियो रायपुर एवं जगदलपुर में है। प्रादेशिक प्रसारण रायपुर से होता है। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं की मैं यहाँ पर बात करूँ साथियों तो छत्तीसगढ़ का पहला जो है अखबार है छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का
प्रथम मासिक समाचार प्रकाशन 1900 में पेंड्रा रोड बिलासपुर से हुई है। इसके जो संपादन करता है भाई माधव राव सप्रे जी द्वारा। इसकी जो प्रारंभिक छपाई है रायपुर के कयूमी प्रेस एजेंसी से हुई थी। ठीक है भाई, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और आया हुआ जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जिसमें प्रजा हितैषी था 1889 में, नई दुनिया आई 1974 में, इंडिया कॉलिंग आई 1953 में, छत्तीसगढ़ सेवक आया। छत्तीसगढ़ भाषा का ये प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ सेवक। ठीक है भाई, उसके बाद में अब आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन की, छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के आधार पर। ठीक है भाई, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ परिवारों की संख्या अन्य चीज़ों की हम बात नहीं करें। देश की जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ का है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ देश में स्थान है 16वां स्थान में आता है, याद रखेंगे। ठीक है भाई, लिंगानुपात भी देख लेंगे 991 है प्रति 1000 पुरुषों में हमारे यहाँ का लिंगानुपात। ठीक है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जलप्रपात की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अनेकों जलप्रपात है, जैसे चित्रकूट जलप्रपात जो है भारतीय नियाग्रा। ठीक है भाई, चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है आपका, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से फेमस है, जो कि कांगेर नदी मुनगा बहरा नदी पर बना है। चित्रधारा जो कि महादेव घुमर के नाम से प्रसिद्ध है। सतधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। रानीदाह जलप्रपात जसपुर में है। रक्सगंडा जलप्रपात जो है रेंड नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात हंसदो नदी में है। ठीक है भाई, केंदई जलप्रपात देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, केंदई नदी पर है, कटघोरा जिला कोरबा। मलाजकुंडम जलप्रपात कांकेर जिला में है, दूध नदी का ये उद्गम स्थल है। चर्रे मर्रे जलप्रपात नारायणपुर जिला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। कांगेर धारा जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी या कोलाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है भाई, हो गया। अब बात कर ले यहाँ पर हम लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य की मैं यहाँ बात करूँ, लोक नृत्य की अब एक झलक हम बात कर लेते हैं भाई। यहाँ से भी आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन बनता है। देखो, सुआ नृत्य आप सभी जानते हैं, तो सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। राउत नृत्य, राउत समाज जिसे यादव समाज बोलते हैं, तो यादव समाज के पुरुषों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है, जिसे रावत नृत्य या राउत नाचा के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इस राउत नाचा में लाठी और हथियार लेकर के बीच बीच में नर्तक एक दोहा बोलता है, जिसे और ये गढ़वा बाजा के साथ में मस्ती के साथ में राउत नाचा होता है। साथ में हमारे प्रदेश में पंथी नृत्य भी फेमस है, जो कि गुरु घासीदास के सतनाम पंथ से पंथी का जो नामकरण हुआ है, इसे सतनामी समाज के पुरुषों द्वारा इसे गाया जाता है, नाचा जाता है। देवदास बंजारे इसके प्रमुख कलाकार थे। सरहुल नृत्य की मैं यहाँ बात कर लूँ तो ये उराव जनजाति का नृत्य है। कर्मा नृत्य की हम बात करें तो ये गोंड बैगा जनजाति का नृत्य है। जब धान रोपने के बाद अर्थात धान की जब रोपाई होती है, रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, तब यह उत्सव मनाया जाता है और कर्मा नृत्य किया जाता है। अब बात कर लूँ मैं यहाँ गौड़ नृत्य की मित्रों, तो गौड़ नृत्य में जो माड़िया जनजाति के लोगों द्वारा ये प्रचलित नृत्य है। इस नृत्य के समय युवक गौड़ नामक जंगली पशु का सिंह कौड़ियों से सजाकर अपने सिर पर धारण करते हैं। वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य माना है, गौड़ नृत्य को। ठीक है, गेड़ी नृत्य भी है, मुड़िया जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। घोटुल के दौरान मुड़िया युवक लकड़ी की गेड़ी पर एक अत्यंत तीव्र गति का नृत्य करते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं। बात कर लें सैला या डंडा नृत्य की, जो कि दशहरे के समय में होता है। दशहरा के आरंभ में शरद ऋतु की रातों को पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो नर्तक है हाथों में डंडा लेकर नृत्य करते हैं। थापती या ढांडल नृत्य जो है कोरकू जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। एबाल तोर मड़ई के अवसर पर मुड़िया घोटुल के सदस्यों द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। ठीक है साथियों, ये लोक नृत्य आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख लोक गाथा की। ठीक है, तो लोक गाथा में भी आपका प्रसिद्ध जो लोक गाथा है, 3-4 हम लोक गाथा पर चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। एक तो होता है पंडवानी, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है मित्रों।
महाभारत के पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी में लोक रूप में गाना ही पंडवानी है। पंडवानी में किस्सा गोई, संगीत व अभिनय की सभी अद्भुत समग्रता होती है। पंडवानी की जो प्रसिद्ध कलाकारों में पद्म भूषण तीजनबाई जो कपालिक शाखा के कवि हैं, एक गायिका है, एवं झाड़ूराम देवांगन जो है वेदमती शाखा के हैं, एवं ऋतु वर्मा जो है पंडवानी गायिका है। यहाँ पर मैं बात करूँ ढोला मारू की, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ढोला मारू भी एक तरह की लोक गाथा है, जो कि ढोला मारू मूलतः राजस्थान की लोक गाथा काव्य है, पर पूरे उत्तर भारत में ये प्रचलित है। छत्तीसगढ़ की सूरजबाई खांडे जो प्रमुख गायिका है, एवं जगन्नाथ कुम्हार जो है महत्वपूर्ण गायक है ढोला मारू के। ठीक है। उसके बाद आता है साथियों आपका भरथरी। तो भरथरी एक लोक कथा गायन है। सूरजबाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है। उसके बाद आता है चंदैनी गायन। लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन किया जाता है, जिसके प्रमुख गायक चिंता दास जी हैं, जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। उसके बाद मैं बात करूं लोकगीतों की, तो अनेकों लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं, जिसमें अलग अलग गीतों की मैं बात करूं तो बांस गीत आप सभी ने सुना होगा। ये जो गीत है मूलतः एक गाथा गायन है। इसे प्रायः राउत जाति के लोग गाते हैं। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ लोक जीवन में ददरिया का एक प्रेम काव्य के रूप में जाना जाता है। यह श्रृंगार प्रधान होता है। फाग गीत जो है फागुन के महीने में अर्थात होली के समय में नगाड़े के साथ में यह गीत गाया जाता है, जिसे फाग गीत या फागुन का गीत भी कहा जाता है। सोहर गीत की मैं बात करूं तो बच्चे के जन्म के साथ पहले गाया जाने वाला जो जन्म गीत है, जिसे सोहर गीत के नाम से जाना जाता है, और परघनी बारात के स्वागत के समय गाया जाता है। इसमें गालियों का भी प्रयोग होता है। घोटुल पाटा की मैं यहाँ पर बात करूं साथियों, तो ये अनेक आदिवासी क्षेत्रों में मृत्यु गीत गाने की परंपरा है, अर्थात किसी के मृत्यु हो जाने पर ये जो गीत है घोटुल पाटा गाया जाता है। अब मैं यहाँ बात कर लूँ लोक नाट्य की, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोक नाट्य क्या क्या है, तो देखियो साथियों, भतरा नाट जो है बस्तर के भतरा जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इसका जो मंचन है उत्सव, जात्रा, मड़ई के अवसर पर होता है। ये जो नाट है, ठीक है। नाचा की मैं बात करूँ, यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य है, जो कि नाच देवार जाति के मुख्यतः लोकप्रिय नाचा में से एक है। ऐसे ही आपका सहस जो नाच है, छत्तीसगढ़ का अर्थ रास है। इस सहस का अर्थ रास है। इसमें कृष्ण लीला का संगीत नित्य प्रधान अभिनय किया जाता है। माओ पाटा बहुत ही फेमस है, जो कि मुड़िया जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इसमें आखेट की कथा निकलती है, और गम्मत जो है कृष्ण की रास लीला पर आधारित होता है। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा आपका लोक नाट्य। उसके बाद मैं बात करूँ हस्तशिल्प। देखिए, इसमें हस्तशिल्प की हम बात नहीं करेंगे, प्रमुख मेले एवं तिथियों की बात कर ले। तो प्रमुख मेले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। राजिम का मेला जो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है। सिरपुर का जो मेला है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। सूर्यनारायण का मेला भी माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है। दामाखेड़ा का मेला भी माघ पूर्णिमा। चंपारण्य मेला माघ पूर्णिमा। कुदुरमाल का मेला माघ पूर्णिमा। रतनपुर का मेला भी आपका माघ पूर्णिमा में होता है। तुर्री धाम का जो मेला है साथियों आपका महाशिवरात्रि में होता है। और पीथमपुर का जो मेला है धूल पंचमी, नागा साधुओं का मेला भी इसको कहा जाता है। होली धूल पंचमी को पीथमपुर का जो मेला है वो होता है। इसके बाद में आपका आता है गिरौधपुरी का मेला। गिरौधपुरी का जो मेला है साथियों, ठीक है भाई, वो फागुन सुदी पंचमी में होता है। दलहा पहाड़ का मेला आपका नाग पंचमी को होता है। इसके अलावा महादेव घाट का जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा में होता है। अब लोक महोत्सव की मैं बात करूं, अनेक जो लोक महोत्सव हमारे प्रदेश में होता है, जैसे कि चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता है। सोनाखान महोत्सव सोनाखान में होता है 10 दिसंबर को। भोरमदेव का महोत्सव जो है कवर्धा में अप्रैल में होता है। रामगढ़ का महोत्सव उदयपुर सरगुजा में होता है। सिरपुर महोत्सव महासमुंद में होता है। खल्लारी महोत्सव महासमुंद में होता है। करिया धुरवा महोत्सव राजनांदगांव में, और राजीव लोचन महोत्सव राजिन में। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में। जलदेव महोत्सव जांजगीर में। सूर्यनारायण महोत्सव जांजगीर में।
गढ़िया महोत्सव कांकेर में, बस्तर महोत्सव जगदलपुर, राउत नाच का महोत्सव बिलासपुर में होता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम एक नज़र डालेंगे स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है भाई, स्वतंत्रता संग्राम पर एक नज़र डालते हैं। छत्तीसगढ़ की ही मैं बात कर रहा हूँ। 1857 में जो विद्रोह है, सोना खान का विद्रोह हुआ था 1857 में। यह स्थान सोना खान बड़ौदा बाजार में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे सोना खान के जो जमींदार वीर नारायण सिंह। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, जो कि बिंझवार जाति के थे। कौन से कारण से ये जो सोना खान का विद्रोह हुआ है? तो टकोली एवं जमींदारी कर का जो विद्रोह के कारण इसका दमन जो है वीर नारायण सिंह को कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और शहीद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दे दी गई थी। वीर नारायण सिंह जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम से भी जाना जाता है। अब रायपुर में सैन्य विद्रोह की मैं यहाँ पर बात करूँ साथियों, तो इस जो स्थान है 3री बटालियन रायपुर में हुआ था। ठीक है भाई, जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरूरी चीज़ें हैं जिस पर हमको चर्चा करना पड़े। देखो, बंग भंग का आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है भाई, तो वामन, देखो इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार वामन राव लाखे एवं माधव राव सप्रे के नेतृत्व में ये जो बंग भंग आंदोलन 1905 चला था। सुंदरलाल शर्मा द्वारा सन्मित्र मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जहां जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी उसमें शामिल थे। अब छत्तीसगढ़ में होम रूल जो लीग है, ठीक है भाई, 1916 में तिलक का नेतृत्व हुआ। ठीक है भाई, याद रखें, रोलेट एक्ट और छत्तीसगढ़ 1919 में हुआ, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। खिलाफत आंदोलन छत्तीसगढ़ में 1920 में हुआ भाई, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में हुआ है। बीएनसी मिल मजदूर अधिनियम आंदोलन जो है 1920 में हुआ राजनांदगांव में। इसका नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल जी है। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, जो कि 36 से 37 दिन तक चला था। याद रखेंगे भाई, कंडेल नहर सत्याग्रह, तो कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ है। कंडेल जिला धमतरी में है। कारण क्या था कि सिंचाई कर का 10 वर्षीय अनिवार्य अनुबंध के लिए इसके जो नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटे लाल श्रीवास्तव जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है भाई, उसके बाद मैं बात कर लूँ कुछ और आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसके जो है नागपुर, देखो इसके जो रायपुर में सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर इत्यादि के नेतृत्व में ये जो है चला था। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन भी हुआ था। ठीक है भाई, चलिए, सत्याग्रह आश्रम 1920, देखिए सिहावा जंगल सत्याग्रह जो है 1922 में हुआ है। ठीक है भाई, इसके नेतृत्वकर्ता को याद रखेंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलो भाई, गांधी जी का द्वितीय बार छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? ये क्वेश्चन बार बार आता है, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो द्वितीय आगमन जो है 22 से 28 नवंबर 1933 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था द्वितीय आगमन का? तो छत्तीसगढ़, देखो गांधी जी हरिजन कल्याण के उद्देश्य से पूरे भारत की भ्रमण की, जो कि छत्तीसगढ़ में आए थे। गांधी जी के साथ मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई भी थे। बिलासपुर आगमन 25 नवंबर 1933 को बिलासपुर आगमन हुआ। कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास में इनका आगमन हुआ। ठीक है भाई, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी द्वितीय आगमन हुआ था 1935 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रायपुर आगमन हुआ था 1935 में। ये जो है रायपुर के शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ, तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन किन किन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, तो देख सकते हैं। रविशंकर शुक्ल जी, लक्ष्मी नारायण दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, वायपी ताम्रकार ने इसका जो नेतृत्व किया था, प्रतिनिधित्व किया था, मतलब ये लोग भी उसमें शामिल थे। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जो संचालन है वो है महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद रायपुर में त्रेतानाथ तिवारी ने इसका जो नेतृत्व है संभाला। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में हुआ। उसके बाद रायपुर डायनामाइट कांड जो है 1942 में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? रायपुर जेल की दीवार को तोड़कर राजबंदियों को मुक्त कराना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह साथियों
छत्तीसगढ़ के जितने भी सामान्य ज्ञान जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमने इस सेशन में इस मैराथन वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों तक साझा करने के लिए हमने कोशिश किया है कि आप तक जानकारी उपलब्ध हो सके। ठीक है साथियों, इतना आप बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। आपका लोक कला, लोक नृत्य, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास से लेकर भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, जलवायु, हमने तमाम विषयों को छूने का प्रयास इस मैराथन वीडियो के माध्यम से किया है। जो साथी भाई नए होंगे, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड हम वीडियोस कराते रहें। हमारा उद्देश्य है कि हम हमेशा आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल फ्री में वीडियो लाते रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और हम निरंतर कोशिश करेंगे साथियों कि आप तक ऐसे ही निःशुल्क वीडियो साझा होता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी सी चलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।